स्वागत है आपका एक नई स्टोरी में। प्यार बनाए यह कहानी काल्पनिक है। चलिए शुरू करते हैं एक अमेजिंग स्टोरी को। चैप्टर 1 दर्दनाक मौत और प्यार में धोखा। देहरादून के घने जंगल में एक लड़का इस जंगल के बीचों बीच खून से लगभग पड़ा हुआ था और उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी ने बुरी तरह से मारा हो। वह लड़का अपनी अध खुली आंखों से अपने आसपास खड़े गुंडे जैसे आदमी को देखने लगता है। वहीं जो गुंडे उस लड़के को मार रहे थे वह जोर जोर से हंसने लगते हैं। जो गुंडे उस लड़के को मार रहे थे उनमें से एक गुंडा दूसरे से कहता है, अरे इसे क्या जरूरत थी हमारे सेठ जी से पंगा मोड़ लेने की, खामखा बेचारे की लग गई। वहीं दूसरा गुंडा उस आदमी से कहता है, पर यह जिद्दी बहुत है, अगर वह उस जमीन के कागजात पर साइन कर देता तो उसकी पूरी फैमिली अब तक जिंदा होती और यह इस वक्त ऐसे नहीं पड़ा होता। हमारे सेठ जी ने इसे पहले से ही वार्निंग दी थी कि चुपचाप कागजात पर साइन कर दो, पर यह मान नहीं रहा था। जब वह लड़का उन गुंडों की बात सुनता है तो तुरंत ही जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली को हाथ भी लगाने की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जब वह आदमी उस लड़के को ऐसे खुद को धमकी देते हुए देखते हैं तो वह तुरंत ही गुस्सा हो जाते हैं। उनमें से एक गुंडा आकर सीधा उस लड़के के मुंह पर अपने पैर रख देता है, जिससे उस लड़के का सर जमीन से और सट जाता है और उस लड़के की दर्द से एक चीज निकल जाती है। वही वह गुंडा अपने दांत पीसते हुए उस लड़के से कहता है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। खुद तो ऐसे कचरे की तरह नीचे पड़े हुए हो और हमें धमकी दे रहे हो। तुमको हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमने अब तक तुम्हें मारा नहीं है, पर तुम्हें हमारी यह अच्छाई कुछ रास नहीं आ रही। और वह आदमी इतना कहकर तुरंत ही अपनी पॉकेट में से गन निकालता है और 2 गोलियां उस लड़के के सीने में मार देता है। जो दूसरे गुंडे वहां खड़े थे वह तुरंत उसे गुंडे से कहते हैं, चलो अभी अगर हम ज्यादा देर यहां रहे तो कोई ना कोई हमें यहां देख लेगा और यह लड़का तो ऐसे ही मर जाएगा। वही वह गुंडा जब यह सुनता है तो तुरंत ही अपनी गन पॉकेट में रखकर तुरंत वहां से चल देता है। जो वहां दूसरे गुंडे खड़े थे वह भी वहां से निकल जाते हैं। वही वह लड़का इस वक्त अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, क्योंकि उसको चोट लगने की वजह से पहले ही काफी सारा खून बह गया था और फिर गोली लगने की वजह से उसका खून पानी की तरह बहे जा रहा था। वह मन ही मन सोचने लगता है, अच्छे इंसानों के साथ भगवान ऐसा बुरा क्यों करता है। वह लड़का और कोई नहीं बल्कि आयुष मेहता था, जो कि अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत खुश था। उसके पापा प्रकाश मेहता एक टीचर थे और आयुष खुद एक स्पेशल फोर्स कमांडो था। पर वह जब एक मिशन के लिए गया था तो उसे बहुत बुरी तरह से चोट लगी थी, जिससे उसको इंडियन आर्मी से निकाल दिया गया था। आयुष की मॉम ममता जी एक अनाथ आश्रम चलाती थीं और वह अनाथ आश्रम मेहता परिवार का था। भले ही मेहता परिवार मिडिल क्लास हो, पर वह अनाथ बच्चों के लिए हमेशा आगे रहते थे। इसलिए मेहता परिवार ने अनाथ बच्चों को अपना परिवार मिल सके, उसकी वजह से उन्होंने यह अनाथ आश्रम बनाया था। क्योंकि प्रकाश जी खुद एक अनाथ थे, उन्हें उनकी माँ एक अनाथ आश्रम से अडॉप्ट करके लाई थी, इसीलिए वह खुद अपनी जमीन पर अनाथ आश्रम बनाया था। जहां पर ये अनाथ आश्रम था वह जगह बहुत महंगी थी, जिसके दाम आसमान छू रहे थे। पर प्रकाश जी ने अभी तक उस जमीन को नहीं बेचा था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि यहां रहने वाले सारे बच्चे बेघर हो जाएं। वहीं कोई और भी था जिसे यह जगह चाहिए थी, और वह और कोई नहीं बल्कि देहरादून का बहुत बड़ा बिल्डर सारंग धनराज था, जो यहां पर शॉपिंग मॉल बनाना चाहता था। वह प्रकाश जी को हर तरह की लालच देकर देख चुका था, लेकिन प्रकाश जी मान ही नहीं रहे थे, इसलिए उसने गुंडों से कहकर उनकी सारी फैमिली को मारवा डाला। उसके गुंडों ने आयुष को फोन किया और उसकी फैमिली को मारने की धमकी देकर उसे यहां बुलाया था। आयुष एक स्पेशल कमांडो था, वह इन गुंडों को कुछ ही देर में ढेर कर सकता था, पर उसकी पूरी फैमिली इस वक्त इस गुंडों के कब्जे में थी, इसलिए वह मजबूत है। वहीं वह गुंडे आयुष को जमीन के कागजात पर सिग्नेचर कराकर उसे बहुत ही बेरहमी से मारने लगते हैं, क्योंकि आयुष ने उन्हें बहुत परेशान किया था। जब भी कोई उन्हें धमकी देता या फिर उसकी फैमिली को हैंड करता तो आयुष उन्हें मौत के घाट उतारता था। पर आज आयुष मजबूर था, इसलिए वह इस मौके का फायदा उठाकर उसे बहुत बेरहमी से मारने लगते हैं। उसके बाद उसे सारी सच्चाई बता देते हैं कि उसकी फैमिली को उन्होंने पहले ही मौत के घाट उतार दिया है और अब उसकी बारी है।
आयुष चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो अपनी फैमिली को बचा नहीं पाया था। वह बारी बारी अपनी मॉम डैड को याद करने लगता है और उसके आंखों के कोने से आंसू की एक धार बहने लगती है। वह मन ही मन भगवान को यह पूछ रहा होता है कि क्या अच्छे इंसानों के साथ ऐसा होता है। उसने और उसकी फैमिली ने अभी तक किसी का भी बुरा नहीं किया था। भगवान ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? इस वक्त पूरा जंगल सुनसान पड़ा था और मौसम बहुत ही खराब था, जिससे तेज तेज हवाएं चल रही थी। आसपास से जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। साथ ही साथ अब तो बारिश भी होना स्टार्ट हो गया था। वही जैसे समय बीतता रहा वैसे ही बारिश तेज होने लगी, जिससे आयुष की पूरी बॉडी भीग गई थी और पानी के साथ साथ उसका खून भी बहकर कहीं गायब हो रहा था। इस वक्त वह अपनी अधखुली आंखों से अपनी आखिरी सांस ले रहा था। वही धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती है और फिर हर तरफ अंधेरा छा जाता है। दूसरी तरफ दिल्ली में वहीं दूसरी तरफ एक लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 29 साल होगी, वह इस वक्त अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था और उसकी गाड़ी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसका बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ हो। वहीं कुछ ही देर में वहां एक और कार आकर रुकती है जो कि एक लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार थी। वहीं उसमें से एक लड़की जिसने रेड कलर की घुटने तक आती हुई बहुत ही आकर्षक मिनी ड्रेस पहनी हुई थी, जिससे वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, जिसे देखकर कोई भी पागल हो जाए, क्योंकि यह सब मेकअप का कमाल था। क्योंकि उस लड़की ने भर भर कर मेकअप किया था, जिससे वह बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। अगर उसका मेकअप निकाल दिया जाए तो वह किसी भूतनी से कम नहीं लगती। वह लड़की बहुत ही स्टाइल से चलकर सीधा उस गाड़ी के पास चली जाती है जहां पर वह लड़का बैठा हुआ था, क्योंकि उस लड़के का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था, जिससे उसके सर से बहुत खून बह रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो मर गया हो। वही स्पोर्ट्स कार का दूसरी साइड का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक बहुत ही हैंडसम लड़का बाहर निकलता है और उस लड़की से कहता है, माया, लगता है इसका काम तमाम हो गया। वही माया जब यह सुनती है तो एक कुटिल हंसी हंसते हुए उस लड़के से कहती है, हाँ जान, कब से मैं इसे अपनी उंगलियों पर नचा रही हूँ और यह मेरे इशारों पर नाच भी रहा है, इसलिए तो उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी मुझे दे दी है। अगर उसने अपनी प्रॉपर्टी के कागजात में यह नहीं लिखा होता कि उसकी मौत के बाद माया को सारी प्रॉपर्टी मिलेगी, तो माया को उस लड़के को मारना नहीं पड़त। वह लड़का जो कि स्पोर्ट्स कार में से उतरा था, वह तुरंत ही माया को अपने गले लगा लेता है और कहता है, हाँ डार्लिंग, अब तो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो गई है, और रही बात उसकी बीवी की तो उसे तो मैं देख लूंगा। वह माया जब यह सुनती है तो अपनी आंखें ऊपर करके उसे लड़के को देखने लगती है। वह लड़का अपने एक आंख मार देता है, जिससे माया भी हंसने लगती है। उनसे कुछ दूर एक साया खड़ा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह कोई शैतान हो, क्योंकि उसकी आंखें बहुत ही लाल थी और वह दिखने में बहुत ही भयानक लग रहा था। वही अचानक से जोर जोर से आंधी आने लगती है और सड़क के आसपास के सारे पेड़ जोर से हिलने लगते हैं। वह साया अपने गुस्से भरी नजरों से उस लड़के को और माया को देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने गलत लड़की से प्यार किया था। यह साया और कोई नहीं बल्कि राजवीर खुराना था, जो कि इस वक्त अपने शरीर से बाहर आ चुका था और उसकी आत्मा वहां खड़ी होकर वह सब नजारा देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस लड़की की वजह से उसने अपने पूरी परिवार को छोड़ दिया था, क्योंकि राजवीर की शादी राजवीर के दादाजी के कहने पर अनिका से करवा दी गई थी। उसके बाद राजवीर कभी भी अपने घर में नहीं गया था। राजवीर दिखने में किसी हॉलीवुड सुपरस्टार से कम नहीं लगता था। उसकी हाइट 6 फीट से ज्यादा थी और उसकी बॉडी किसी जिम ट्रेनर की तरह वेल शेप्ड थी। उसकी आंखें गहरी काली थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कामदेव जमीन पर उतर आए हो। उसे देखकर सारी लड़कियां पागल हो जाया करती थी और राजवीर खुद एक प्लेबॉय था। वह हर रात नई लड़कियों के साथ बिताता था। जब वह माया से मिला तो माया ने उसे अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लिया, जिससे राजवीर माया जो बोलती वही करता। पहले उसे अपनी शादी होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह कभी अपने घर नहीं जाता था और उसकी पत्नी अनिका उसके परिवार के साथ वहां ही रहती थी। उस अनिका के रहने से या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर जब माया उसकी जिंदगी में आई तो माया उसे बार बार फोर्स करने लगी अनिका से डाइवोर्स लेने के लिए, पर राजवीर अपने दादाजी के फैसले को नहीं ठुकरा सकता था।
इसलिए वह चाहते हुए भी अनिका से डाइवोर्स नहीं ले सकता था। इसलिए वह अनिका को अपने साथ प्राइवेट विला लेकर रहने लगा और वहां अनिका के साथ नौकरों की तरह बर्ताव करता था और उसे बात बात पर जलील करता था। और माया भी अनिका से बहुत नफरत करती थी, इसलिए कुछ ना कुछ बहाना बनाकर उसको चोट पहुंचाती रहती थी। वही राजवीर को सब कुछ पता होने के बावजूद भी वह माया से कुछ नहीं कहता था, क्योंकि वह चाहता था कि अनिका इन सब से तंग आकर खुद उससे डाइवोर्स मांगे। पर अनिका सब कुछ चुपचाप सह लेती थी और उसने अभी तक डाइवोर्स के लिए सोचा भी नहीं। राजवीर माया को तसल्ली देने के लिए कि वह जल्द ही अनिका को तलाक देकर उससे शादी कर लेगा और उसे मिसेज खुराना बनाएगा, इसलिए उसने अपनी प्रॉपर्टी पेपर में यह साफ साफ लिखवाया था कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी सारी प्रॉपर्टी माया को मिल जाएगी। वही माया को जब यह पता चला तो वह बहुत खुश हो गई। अब वह सही मौके का इंतजार कर रही थी कि कब हो राजवीर को मौत के घाट उतारे, क्योंकि अब उस प्रॉपर्टी के पेपर उसके पास थे। माया का अफेयर पहले से ही कई सारे लड़कों के साथ रहा था और उनमें से माया सबसे ज्यादा रॉकी से प्यार करती थी, क्योंकि रॉकी उसी की तरह बहुत ही चालबाज था। इसलिए वह और रॉकी साथ में मिलकर राजवीर को मारने की प्लानिंग करते हैं और उसके बाद तो सारी जायदाद माया को ही मिलने वाली थी ना, इसलिए रॉकी भी उसका साथ देता है, क्योंकि वह भी एक नंबर का लालची इंसान था। रॉकी तुरंत ही माया से कहता है, जल्दी चलो, पहले हम यह चेक कर लेते हैं कि उसकी सांसें चल तो नहीं रही, वरना वह हमारी सांसें बंद करवा देगा। तुम्हें पता है ना वह कितना खतरनाक है। वही माया और रॉकी चलते चलते उस गाड़ी के पास जाते हैं जहां पर राजवीर खून से लथपथ बैठा हुआ था। वही रॉकी जाकर सीधा राजवीर की सांस चेक करने लगता है, जो कि इस वक्त धीमी हो चुकी थी। वही उसके बाद रॉकी तुरंत ही माया से कहता है, लगता है कुछ समय में टपक जाएगा। अच्छा हुआ साला, अब उसकी प्रॉपर्टी भी मेरी और तुम भी। इतना कहकर वह तुरंत ही माया के कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर खींच लेता है और उसके होठों पर किस करने लगता है। वही राजवीर अपनी की गई गलतियों पर पछता रहा था कि उसने अपनी जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद की थी। वह अपनी फैमिली के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा था। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसकी फैमिली उसे माया से दूर रहने की सलाह देती थी, पर राजवीर उन सब को अनदेखा कर के हमेशा माया के इशारों पर नाचता रहता था। वही माया तुरंत ही रॉकी से अलग होती है और रॉकी के चेस्ट को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए कहती है, बेबी चलो यहाँ से, वरना पुलिस ने हमें यहाँ देख लिया तो हम पर शक हो सकता है। तुम्हें पता है ना खुराना फैमिली कितनी पावरफुल है, अगर उन्हें पता चल गया तो वह हमें छोड़ेगी नहीं। वही जब रॉक यह सुनता है तो तुरंत बोल पड़ता है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अब तो प्रॉपर्टी के कागजात तुम्हारे पास है और उसने खुद तुम्हें अपने हाथों से यह सारी प्रॉपर्टी दी है। अब तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है और सारे लोग तुम्हारे इशारों पर नाचेंगे। अब तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि खुराना अंपायर पूरा का पूरा हमारे कब्जे में होगा। वही माया तुरंत ही अपना सर हाँ में हिला देती है और रॉकी को वहां से ले जाते हुए कहती है, चलो फिर हम अपनी जीत का सेलिब्रेशन करते हैं। वही राजवीर जो कि यह सब देख रहा था, उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह इस वक्त बहुत गुस्से में था। वही रॉकी और माया अपनी कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। चैप्टर 2, राजवीर खुराना की पत्नी। वही उनके जाने के बाद तकरीबन 10 से 20 गाड़ियां आकर वहां रुकती है, जिनमें से काले कपड़े पहने हुए कई सारे बॉडीगार्ड अपने हाथों में गन लिए बाहर निकलते हैं। वही उन्होंने ब्लैक कलर का यूनिफॉर्म पहन हुआ था जिस पर खुराना का नेम टैग लगा हुआ था। अचानक से बीच वाली गाड़ी में से एक लड़की बाहर निकलती है, जिसकी उम्र 23 साल की होगी। वह लड़की दिखने में किसी परी से कम नहीं थी। उसने इस वक्त एक फ्लावर प्रिंटेड अनारकली पहनी थी और अपने कानों में बड़े बड़े झुमके पहने हुए थे, जो उसे और भी खूबसूरत बना रहे थे। उसका चेहरा किसी छोटे बच्चों की तरह मासूम था और उसके होंठ स्ट्रॉबेरी की तरह लाल लाल। उसकी नाक छोटी थी और उसकी आंखें ब्राउन, जिसे देखकर कोई भी पागल हो जाए। वह लड़की सीधा गाड़ी का दरवाजा खोलकर भागकर वहां जाती है जहां पर एक्सीडेंट हुआ था। वह तुरंत ही वहां जाकर गाड़ी में देखने लगती है जहां पर राजवीर बैठा हुआ था और उसके सर पर बहुत ही गहरी चोट लगी थी, जिससे उसकी वाइट कलर की शर्ट पूरी खून से लथपथ थी। वही जब वह लड़की यह देती है तो तुरंत ही घबरा जाती है और अपने बॉडीगार्ड से चिल्लाते हुए कहती है,
जल्दी आओ, तुम खड़े क्यों हो? जल्दी चलो, उन्हें बहुत चोट लगी है। वही वह लड़की और कोई नहीं बल्कि अनिका शर्मा थी, जो कि राजवीर की पत्नी थी। सारे बॉडीगार्ड जब देखते हैं कि उनके बॉस का बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया है तो वह तुरंत भागकर उस कार के पास जाते हैं और सीधा राजवीर को उस कार से बाहर निकालकर दूसरी कार में बिठा देता है। उसके बाद अनिका तुरंत आकर राजवीर के बगल में बैठ जाती है। वह जब राजीव की ऐसी हालत देखी है वह घबरा जाती है और अपने हाथों से राजवीर का चेहरा पकड़कर अपने गोद में उसका सर रखती है। अनिका राजवीर के सर से बह रहे खून को अपने दुपट्टे से रोकने की कोशिश करती है, पर खून था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वही राजवीर की पूरी व्हाइट शर्ट इस वक्त खून से सन चुकी थी और उसके साथ ही साथ वह खून अब अनिका को भिगो रहा था। वही अनीता इस वक्त राजवीर को देख रही थी और बार बार यह बोले जा रही थी कि आप चिंता मत करिए, आपको कुछ नहीं होगा, मैं अभी आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। यह कहते वक्त वह जोर जोर से रोए जा रही थी। उसकी आंखें रो रो कर पूरी लाल हो गई थी। वही राजवीर की आत्मा, जो कि इस वक्त इस गाड़ी में थी, जब यह देखती है तो उसे मन ही मन बहुत पछतावा होने लगता है कि जिस लड़की को उसने इतनी सारी तकलीफ दी वह लड़की उसके लिए आंसू बहा रही है और बार बार उसे जागाने की कोशिश कर रही है। वही राजवीर तुरंत ही अपने हाथों से अनिका को छूने की कोशिश करता है, पर उसके हाथ कुछ नहीं आता। उसके हाथ कनिका को छू ही नहीं पा रहे थे। राजवीर जब ये देखता है तो उसे तेज गुस्सा आने लगता है कि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वही कुछ ही देर में वह सारी गाड़ियां अस्पताल पहुंच जाती है। वही सारे बॉडीगार्ड मिलकर राजवीर को स्ट्रेचर पर लिटाकर सीधा अस्पताल के अंदर ले जाते हैं। अनिका भी उनके पीछे पीछे भागने लगती है। वही तुरंत राजवीर को इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जाता है। वही जब डॉक्टर राजवीर को चेक करते हैं तो राजवीर की सांस धीमे धीमे चल रही थी। वही सारे डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी कर देते हैं, क्योंकि वह जानते थे कि राजवीर खुराना कोई आम इंसान नहीं था बल्कि एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन था और उसकी फैमिली दिल्ली की रॉयल फैमिली मानी जाती थी। अनिका जब इमरजेंसी वार्ड का दरवाजा बंद होता देखती है तो वह तुरंत ही भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि जल्दी से जल्दी राजवीर ठीक हो जाए, क्योंकि भले ही राजवीर उसके साथ जो कुछ भी करता था पर उसमें खुराना फैमिली का कोई दोष नहीं था और अनिका के ऊपर खुराना फैमिली के काफी सारे एहसान थे। इसलिए वह बार बार भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि राजवीर ठीक हो जाए, क्योंकि अनिका जानती थी कि खुराना फैमिली की जान राजवीर में बसती थी, क्योंकि राजवीर उनका इकलौता बेटा था। अगर राजवीर को कुछ हो गया तो पुराना फैमिली टूट जाएगी। अनिका इस वक्त अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बेंच पर बैठी हुई थी और वह रोए जा रही थी। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और वह बार बार भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि सब ठीक हो जाए। वही राजवीर की आत्मा यह सब बेबसी से देख रही थी। वह जानता था कि अनिका की यह ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। भले ही राजवीर इस दुनिया पर राज करता था और पर आज उसकी ऐसी हालत हो गई है कि वह अब चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। राजवीर खुराना, जो कि बिजनेस वर्ल्ड में नंबर 1 था, साथ ही साथ वह अंडरवर्ल्ड में भी इन्वॉल्वर्ड था। उसकी आवाज पर पूरा अंडरवर्ल्ड हिल जाता था, पर वह न जाने क्यों माया जैसी धोखेबाज लड़की के प्यार में गिर गया। सारे बॉडीगार्ड इस वक्त पूरे हॉस्पिटल में फैले हुए थे, क्योंकि यह हॉस्पिटल खुराना फैमिली का ही था। वही सारे बॉडीगार्ड्स ने राजवीर के दादाजी को कॉल करके बता दिया था कि राजवीर का एक्सीडेंट हो गया है। वही जब राजवीर के दादाजी यह सुनते हैं तो तुरंत ही पूरी खुराना फैमिली हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। राजीव के दादाजी को इस वक्त अजीब सी बेचैनी होने लगी थी, क्योंकि उन्हें आज सुबह से कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और उन्हें कुछ अनिष्ट होने का पहले से ही अंदाजा हो गया था। वही राजवीर के मॉम डैड भी इस वक्त दूसरी गाड़ी में बैठे हुए थे और वह अपने बेटे के सुरक्षित होने की प्रार्थना कर रहे थे। वह सब इस बात से अनजान थे कि राजवीर कोमा में जा चुका है। अस्पताल में इस वक्त अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि खुराना फैमिली कितनी पावरफुल है। वो उनकी सेवा में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। वही इमरजेंसी वार्ड में सारे डॉक्टर खड़े थे और बीच में राजवीर को बेड पर लेटाया हुआ था। उसे वक्त राजवीर पूरा मशीनों से गिरा हुआ था। उसकी हार्ट रेट थोड़ी थोड़ी चल रही थी, क्योंकि राज को चोट लगने की वजह से वह पूरा का पूरा कोमा में चला गया था। सिर्फ उसकी धीमी धीमी सांसें चल रही थी।
चैप्टर 3 अनिका का बेहोश होना, राजवीर का ऑपरेशन। वही सारी खुराना फैमिली हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वही राजवीर के दादाजी तुरंत ही अपनी गाड़ी से उतरकर सीधा हॉस्पिटल के अंदर जाने लगते हैं। राजवीर की मां ने तो रो रो कर बुरा हाल बना लिया था, क्योंकि वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। राजवीर के पापा भी इस वक्त बहुत परेशान थे। वह तुरंत ही अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर सीधा हॉस्पिटल के अंदर जाने लगते हैं। राजवीर के दादाजी जब इमरजेंसी बोर्ड के बाहर पहुंचते हैं तो तुरंत ही वहां एक 26 साल का लड़का जिसका नाम करण है वह आता है। करण मेहरा, जो कि राजवीर खुराना का पर्सनल असिस्टेंट था, जब उसे पता चला कि उसके बॉस का एक्सीडेंट हो गया है तो वह तुरंत ही भागकर हॉस्पिटल आया था। उसे मन ही मन डर लग रहा था कि राजवीर के दादाजी महेंद्र जी उसे डांटेंगे। महेंद्र जी जब करण को देखते हैं तो उस पर गुस्सा होते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हें क्या कहा था? तुम्हें मेरे बेटे के आसपास किसी साये की तरह रहने को बोला था और तुमने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया? वही करण अपना सर नीचे झुकाए हुए कहता है, सॉरी बॉस, पर मैंने उन्हें बहुत बार मना किया पर वह मेरी एक भी बात नहीं मान रहे थे और ऊपर से उन्होंने बहुत सारा नशा किया हुआ था। वह मेरी एक भी बात नहीं सुन रहे थे। वही महेंद्र जी तुरंत ही वहां से आगे बढ़ जाते हैं और सीधा जाकर इमरजेंसी बोर्ड के दरवाजे के सामने खड़े हो जाते हैं, जहां पर एक कांच की विंडो लगी हुई थी। वही वह विंडो में से जाकर राजवीर को देखने लगते हैं, जहां पर राजवीर इस वक्त कई सारे मशीनों से गिरा हुआ था और उसका इस वक्त ऑपरेशन चल रहा था। वही महेंद्र जी यह देखते हैं, उन्हें अपने दिल में एक अजीब सा दर्द होने लगता है। वह मन ही मन सोचने लगते हैं कि अगर उन्होंने अपने पोते को अच्छे से समझाया होता तो उनका पोता इस वक्त ऐसे बेड पर नहीं पड़ा होता। यह सोच सोच कर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वही अचानक से उन्हें अनिका का ख्याल आता है। वहां से सीधा एक बॉडीगार्ड से पूछते हैं कि तुमने क्या अनिका मैडम को देखा? वही वह बॉडीगार्ड कहता है, बॉस, मैडम इस वक्त मंदिर में है और वह सर के ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रही है। महेंद्र जी जब यह सुनते हैं तो तुरंत वहां से अस्पताल में बने हुए मंदिर की तरफ जाने लगते हैं। मंदिर में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अनिका ने इस वक्त अपने हाथ में एक जलता दिया पकड़ा हुआ था और इस वक्त अपनी आंखें बंद किए हुए भगवान से राजवीर की ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रही थी। महेंद्र जी अनिका के सर पर हाथ फिराते हुए कहते हैं, बेटा तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारे हाथ जल जाएंगे। वही अनिका जब महेंद्र जी की आवाज सुनती है तो तुरंत ही अपनी रोने सी आवाज में महेंद्र जी से कहती है, प्लीज दादू, आप जल्दी से जाइए और डॉक्टर को कहिए कि राजवीर को ठीक कर दे। इतना कहकर अनिका फुट-फुट के रोने लगती है। वही महेंद्र जी जब अनिका को ऐसे रोते हुए देखते हैं तो उनकी आंखों में से भी आंसू बह जाते हैं और वह तुरंत अनिका का सर सहलाने लगते हैं और कहते हैं, तुम चिंता मत करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। दूर खड़ा राजवीर अपनी फैमिली को देख रहा था, जो कि उसके लिए आंसू बहा रहे थी। वह मन ही मन सोचता है कि वह अपनी फैमिली के प्यार के लायक नहीं है, क्योंकि जब वह उनके साथ था तब उन्हें एक पल की भी खुशी नहीं दे पाया और अब उसकी वजह से उसकी सारी फैमिली उसके लिए रो रही है। जब उसकी पूरी फैमिली ने माया के साथ शादी करने के लिए मना किया था तो उसे ऐसा लगता था कि उसकी फैमिली उसको बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, पर आज उसे असलियत पता चली थी कि उसकी फैमिली उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी और उस फैमिली को उसने एक धोखेबाज लड़की की वजह से छोड़ा था। राजवीर मन ही मन यह सब देखकर पछता रहा था। अगर उसे एक मौका मिलता तो वह जरूर अपनी सारी गलतियां सुधरता, पर अब वह कुछ नहीं कर सकता था। उसने आज तक भगवान से कुछ नहीं मांगा, वह आज यह मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि सब ठीक हो जाए। महेंद्र जी अनिका को वहां से खड़ा करते हैं और कहते हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वह जरूर ठीक हो जाएगा। फिर भी अनिका मान ही नहीं रही थी, वह अपने हाथ दिया लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी। वही जब महेंद्र जी से रहा नहीं जाता तो वह तुरंत ही उनके हाथ से दिया वहां रखकर सीधा अनीता का हाथ पकड़कर उसे वहां से इमरजेंसी वार्ड के सामने ले जाते हैं। वही जब अनिका और महेंद्र जी इमरजेंसी वार्ड के सामने पहुंचते हैं तो वहां पहले से ही राजवीर की मॉम और डैड मौजूद थे। वही राजवीर की मॉम तुरंत ही आकर अनिका को गले लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है।
वही जब राजवीर की मॉम अनिका को गले लगाती है तो उन्हें कुछ अजीब महसूस होता है। जब वह देखती है तो अनिका बेहोश होती है। वही राजवीर की मॉम तुरंत ही महेंद्र जी और राजवीर के पिता बलदेव खुराना को बुलाने लगती है। आगे की स्टोरी जानने के लिए पढ़िए रीबॉर्न एज री चैप्टर क्रूएल हस्बैंड। दोस्तों, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज स्टोरी पढ़ने के बाद स्टोरी को रिव्यू दे और एपिसोड पढ़ने के बाद कमेंट सेक्शन में जाकर अच्छी सी कमेंट कर दे और फिर लाइक करना ना भूले। चैप्टर 4, कोमा में जाना और अनिका का बेहोश होना। वही राजवीर की मां जब अनिका को बेहोश होते हुए देखती है तो वह तुरंत ही घबरा जाती है और महेंद्र जी और उनके पति बलदेव जी को आवाज लगाती है। वही जब वह अनिता की हालत देखती है तो तुरंत ही उसे वहां से दूसरे वार्ड में ले जाया जाता है क्योंकि अनीता बेहोश हो गई थी। वही राजवीर की मॉम वीणा जी इस वक्त अनिका के बगल में बैठी हुई थी और अनिका इस वक्त बेड पर बेहोश पड़ी हुई थी। वही राजवीर के दादाजी और बलदेव जी इस वक्त बोर्ड से बाहर चले गए थे। वही एक डॉक्टर अनिका का चेकअप कर रहा था। वही वीणा जी जब अनिका के हाथ को अपने हाथों में लेती है तो उन्हें अनिका के हाथों पर कई सारे जलने के निशान नजर आते हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसका हाथ किसी गर्म चीज से जलाया हो। वह कहीं ना कहीं जानती थी कि यह सब किसने किया होगा, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि यह सब राजवीर गर्लफ्रेंड माया का किया धरा था। वही चेकअप करने के बाद डॉक्टर वीणा जी से कहता है, मैम मुझे लगता है कि उन्होंने अच्छे से नींद नहीं ली है और साथ ही साथ उनकी डाइट भी रेगुलर नहीं है, इसलिए उन्हें चक्कर आ गए थे और इन्होंने आज भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसलिए यह थोड़ी वीक हो गई है। वही वीणा जी जब यह सुनती है तो अपना सर हाँ में हिला देती है और कहती है, मेरी बच्ची को कब तक होश आ जाएगा। वही डॉक्टर वीणा जी से कहती है, मैडम आप चिंता मत करिए, उन्हें जल्दी होश आ जाएगा। मैं उन्हें कुछ दवाइयां और ड्रिप लगा देता हूं जिससे उन्हें जल्दी से जल्दी होश आ जाएगा। वही जब वीणा जी यह सुनती है तो चैन की सांस लेती है, पर अभी भी वह मन ही मन घबरा रही थी कि राजवीर सही सलामत हो। वही डॉक्टर अनिका को तुरंत ही ड्रिप चढ़ा देती है और कुछ दवाइयां वीणा जी को देकर वहां से चली जाती है। वही राजवीर की आत्मा कब से वहां खड़ी थी। वह अपनी मां और अपनी बीवी को देख रहा था क्योंकि उसने सबसे ज्यादा दुख उन्हीं को दिया था। क्योंकि राजवीर जब से माया के साथ रहने लगा था तब से वह कभी घर नहीं गया था। वह हमेशा माया के साथ ही रहता था और उसकी मां उसे देखने के लिए भी तरस जाती थी। अगर वह कभी कभी राजवीर को फोन कर दे तो राजवीर उनकी बात बिना पूरी सुने कॉल कट कर देता था और उन्हें सही से जवाब भी नहीं देता था। वही राजवीर यह सब याद करके उसे और भी तकलीफ हो रही थी। वहीं जब उसकी नज़र बेड पर लेटी हुई बेजान सी लड़की पर पड़ती है तो वह तुरंत ही अपने लंबे लंबे कदमों से वहां बेड के पास चला जाता है। इस वक्त वो अनिका के बेहद नजदीक था, पर बेड पर बैठी हुई उसकी मां वीणा जी उसको देख नहीं पा रही थी। वही राजवीर तुरंत ही अपनी गहरी काली आंखों से अनिका को देखने लगता है। अनिका का चेहरा बहुत ही प्यार और मासूम था और उसका रंग दूध की तरह सफेद था। उसके चेहरे पर एक भी दाग धब्बा नहीं था और उसके होंठ किसी गुलाब की पंखुड़ी की तरह मुलायम और स्ट्रॉबेरी की तरह लाल लाल थे। उसका पूरा चेहरा छोटे बच्चों की तरह नजर आ रहा था क्योंकि वह सिर्फ 19 साल की थी, जिसे देखकर राजवीर को कुछ अलग ही फीलिंग आ रही थी जो आज से पहले कभी नहीं आई थी। उसे देखकर उसके दिल में एक अलग सी बेचैनी होने लगती है क्योंकि उसने आज से पहले कभी अनिका को इतनी गौर से नहीं देखा था। अगर उसने अच्छे से देखा होता तो वह माया जैसी बदसूरत लड़की के पीछे नहीं पड़ता, क्योंकि अनिका माया से 10 गुना ज्यादा ब्यूटीफुल थी और साथ ही साथ अच्छी इंसान भी थी। राजवीर मन ही मन खुद को कोस रहा होता है कि उसके पास हीरा होने के बावजूद उसने कोयले को चुना। वहीं वह मन ही मन रिग्रेट कर रहा था, पर अब उसके दिल में पछताने के सिवा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वीणा जी तकरीबन 1 घंटे से अनिका के वार्ड में बैठी हुई थी। वह कुछ सोचकर बाहर चली जाती है क्योंकि उन्हें राजवीर की भी बहुत चिंता हो रही थी। उन्हें पता था कि वह अगर वहां गई तो वह राजवीर को ऐसी हालत में देख नहीं पाएगी, इसलिए वह अनिका के पास ही बैठी रही। पर अब उनसे और रहा नहीं जाता, इसलिए वह तुरंत ही अनिका के वार्ड से निकलकर राजवीर के वार्ड की तरफ जाने लगती है। जब वह वहां जाती है तो उन्हें महेंद्र जी और बलदेव जी वहां पर खड़े हुए मिलते हैं।
वही वह कुछ बोलने ही वाली होती है कि अचानक से वार्ड का दरवाजा खुलता है और एक सीनियर डॉक्टर वार्ड से बाहर आता है। जब महेंद्र जी डॉक्टर को वार्ड से बाहर आता हुआ देखते हैं तो वह तुरंत भागकर डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी बेचैनी छुपाते हुए डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर मेरा पोता कैसा है, वह ठीक तो हो जाएगा ना? महेंद्र जी के साथ साथ बीना जी और बलदेव जी भी डॉक्टर के जवाब का इंतजार कर रहे थे। वही डॉक्टर तुरंत ही उन्हें जवाब देते हुए कहता है, हमने हमारी पूरी कोशिश कर ली है। उनके सर पर बहुत गहरी चोट लगी थी, इसलिए उनके सर से काफी सारा खून बह चुका है। हमने उनका ऑपरेशन तो कर लिया है, पर वह अभी कोमा में चले गए हैं। अगर उन्हें कल तक होश आ गया तो वह बच सकते हैं, वरना वह हमेशा के लिए कोमा में चल जाएगी और साथ ही साथ उनकी जान को भी खतरा है। पर जब वह होश में आएंगे तब हमें पता चलेगा कि वह ठीक है या नहीं। वही जब पूरी खुराना फैमिली जब डॉक्टर की ऐसी बात सुनती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह डॉक्टर की बातों पर यकीन नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि उनके बच्चों के साथ ऐसा होगा। वही डॉक्टर इतना कहकर वहां से चला जाता है। चैप्टर 5 राजवीर का होश में आना। वही जब पूरी खुराना फैमिली डॉक्टर की बात सुनती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वही राजवीर की मॉम वाणी जी यह सुनकर अंदर से टूट जाती है, क्योंकि वह अपने बेटे से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। जब बलदेव जी अपनी पत्नी को ऐसे हार मानता देखते हैं तो वह तुरंत वाणी जी को अपने गले लगा लेते हैं और उनका सर सहलाते हुए कहते हैं, आप टेंशन मत लीजिए, हमारे बेटों को कुछ नहीं होगा। आपको पता है ना हमारा बेटा कितना जिद्दी है। राजवीर के दादाजी महेंद्र जी कहते हैं, बहू तुम चिंता मत करो, मेरा पोता बहुत ही बहादुर है, वह अपनी मौत को भी हरा देगा। हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि हमने किसी का भी बुरा नहीं किया, इसलिए भगवान हमारे साथ सब अच्छा ही करेगा। वही जब वीना जी अपने पति और दादाजी की बात सुनती है तो थोड़ा रोना कम कर देती है। वही ऐसे ही समय बीत जाता है। वही दूसरी तरफ अनिका के वार्ड में अनिका इस वक्त हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई और साइड वाले सोफे पर वाणी जी बैठी हुई थी, जो कि अपने मुरझाए हुए चेहरे से एक तक अनिका को देख रही थी। वही अनिका 3 घंटे से बेहोश थी। वही इस वक्त सुबह के 6 बजे थे, पर खुराना फैमिली के आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था, क्योंकि उनकी जिंदगी में एक अनजाना तूफान आ गया था जिसने उनका सुख और चैन छीन लिया था। क्योंकि उनका बेटा राजवीर अभी भी खतरे में था, उसे अभी तक होश नहीं आया था। वही उनकी बहू, जो कि उनके लिए उनकी बेटी से कम नहीं थी, वह भी इस वक्त बेजान सी बेड पर पड़ी हुई थी। दूसरी तरफ राजवीर के वार्ड में इस वक्त महेंद्र जी और राजवीर के पापा बलदेव जी सोफे पर बैठे हुए थे। अचानक से वार्ड में लगे मशीनों से तेज तेज आवाज आने लगती है। साथ ही साथ उनके कमरे की सारी खिड़कियां अचानक से खुल जाती है और हवा के कारण वह एक दूसरे से टकराकर भयानक आवाज पैदा कर रही थी। वही जब बलदेव जी और राजवीर के दादा महेंद्र जी यह देखते हैं तो तुरंत राजवीर के बेड के पास जाकर वहां पर एक इमरजेंसी बटन प्रेस कर देते हैं। राजवीर इस वक्त लंबी लंबी सांसें ले रहा था और साथ ही साथ उसकी धड़कन ने भी बहुत तेज चल रही थी। महेंद्र जी और बलदेव जी राजवीर की ऐसी हालत देखते हैं तो दोनों ही घबरा जाते हैं और वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। वही तभी वार्ड का दरवाजा खुलता है और सीनियर डॉक्टर्स राजवीर के वार्ड में दाखिल होता है। वही वह जब राजवीर की ऐसी हालत देखता है तो उन्हें यकीन नहीं होता कि यह राजवीर को क्या हो रहा है। वही उनमें से एक सीनियर डॉक्टर जाकर राजवीर के पास खड़ा हो जाता है और तुरंत ही राजवीर को देखने लगता है। वही जब वह डॉक्टर राजवीर के ऑक्सीजन मास्क को छूने ही वाला होता है कि अचानक से उसकी चीख निकल जाती है। वही साइड में खड़े महेंद्र जी और बलदेव जी, उनके साथ ही साथ सारे डॉक्टर जो कि वार्ड के अंदर आए थे, वह यह नजारा देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वह डर के मारे एक कदम पीछे हट जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर इस वक्त अपने आप को छुड़ाने के लिए छटपटा रहा था, क्योंकि उसको राजवीर ने बहुत बेदर्दी तरीके से उसकी गर्दन को दबोचा हुआ था, जिससे उस डॉक्टर को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वही वह राजवीर से छूटने के लिए अपने हाथ पैर मार रहा था, पर राजवीर पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। वही बलदेव जी और महेंद्र जी जब देखते हैं
कि उनके बेटे ने डॉक्टर को बहुत ही बेदर्दी से पकड़ा हुआ है, तो वह तुरंत ही डॉक्टर को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं। वही जब वह कुछ कहने वाले होते हैं कि अचानक राजवीर अपना सर ऊपर करके उनकी ओर देखने लगता है। वही जब सारे लोग जो कि इस वक्त वार्ड में मौजूद थे जब राजवीर की आंखों को देखते हैं तो उनके अंदर एक अलग सा डर पैदा हो जाता है, क्योंकि राजवीर की आंखें इस वक्त खून की तरह लाल थी और उसको देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसके अंदर कोई शैतान आ गया हो। वह डॉक्टर को सिर्फ अपने एक हाथ से पकड़ा हुआ था। बलदेव जी और महेंद्र जी राजवीर का ऐसा रूप देखकर अंदर तक कांप जाते हैं, क्योंकि उन्हें राजवीर में से बहुत नेगेटिव वाइब आ रही थी। वही डॉक्टर जब सांस नहीं ले पाता तो तुरंत ही बेहोश हो जाता है। राजवीर तुरंत ही डॉक्टर को अपने एक हाथ से पकड़कर दूर फेंक देता है, जिससे डॉक्टर सीधा कुछ कदम दूर जाकर गिरता है। वही राजवीर के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और उसके हाथों में ड्रिप लगी हुई थी। राजवीर तुरंत अपने चेहरे पर से ऑक्सीजन मास्क हटाता है और उसके बाद बहुत बेरहमी से अपने हाथ पर लगी हुई सुई को बाहर निकालता है। वही इस वक्त उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। अगर उसके सामने कोई आ जाए तो उसे वो वहां के वहां मार दे। वही राजवीर के दादा महेंद्र जी और उसके पापा बलदेव जी भी राजवीर के सामने आने से डर रहे थे, इसलिए वह वैसे ही वहां खड़े रहते हैं। वही राजवीर इस वक्त गुस्से की वजह से थर-थर कांप रहा था। उसके सर की हरी नसें गुस्से के कारण उभर आई थी। वही इस वक्त खिड़की से आती हवाओं के कारण उसके बाल हल्के हल्के उड़ रहे थे। वही राजवीर अपने गुस्से भरी आवाज में कहता है, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं जिन्होंने मुझे बर्बाद किया है। मैं उन्हें जीते जी नरक के दर्शन करवाऊंगा। इतना कह के वह जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि बोर्ड के बाहर भी सुनाई दे रही थी। अचानक से हॉस्पिटल वार्ड का दरवाजा खुलता है और एक दुबली पतली सी लड़की आकर सीधा राजवीर को अपने गले लगा लेती है। चैप्टर 6 आयुष और राजवीर का रीबर्थ। वही अचानक से हॉस्पिटल वार्ड का दरवाजा खुलता है और एक लड़की आकर सीधा राजवीर के गले लग जाती है। वहीं आसपास खड़े लोग जब यह देखते हैं तो उन सब की दिल की धड़कन तेज बढ़ जाती है और वह मन ही मन उस लड़की के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। वही राजवीर जब देखता है कि कोई लड़की आकर उसे गले लग गई है तो वह तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि उसे इस लड़की का टच अपना सा लग रहा था। वही राजवीर जब अपनी आंखें बंद करता है तो अपनी पास्ट की मेमोरी को याद करने लगता है, क्योंकि वह राजवीर नहीं बल्कि आयुष था जो कि उसका राजवीर की बॉडी में रीबर्थ हुआ था। वह अपनी गुस्से से लाल आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगता है, पर वह यहाँ किसी को भी पहचान नहीं पा रहा था। वह खुद नहीं समझ पा रहा था कि वह यहाँ कैसे आ गया और वह तो मर गया था ना, फिर वह कैसे जिंदा हो सकता है। आयुष जब अपने दिमाग पर जोर देने लगता है तो उसे राजवीर की मेमोरी से यह पता चल जाता है कि यह सब लोग कौन है, क्योंकि राजवीर अभी तक मरा नहीं था और उसकी मेमोरी अभी भी जिंदा थी, क्योंकि राजवीर कोमा में चला गया था। वह मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि भगवान ने उसे नया जन्म दिया है जिससे वह अपने गुनहगारों को सजा दे सके। वही जब उसके कानों में किसी की रोने की आवाज पड़ती है तो आयुष तुरंत ही अपनी आंखें खोल देता है और अपना सर नीचे करके खुद से लिपटी हुई उस लड़की को देखने लगता है। वही आयुष उस लड़की का चेहरा देखता है तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसे पता था कि यह लड़की और कोई नहीं बल्कि राजवीर की बीवी है, जिसे राजवीर बहुत परेशान करता था। वही अनिका राजवीर को कसकर गले लगाते हुए कहती है, आप अपने आप को ऐसे तकलीफ क्यों दे रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको डाइवोर्स दे दूं, तो ठीक है, मैं आपको डाइवोर्स देने के लिए तैयार हूं। मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, बल्कि आप माया से प्यार करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊं तो मैं चली जाऊंगी, पर प्लीज आप मेरा गुस्सा अपने परिवार पर मत उतारिए, इन सब में उनकी कोई गलती नहीं है। इतना कहकर अनिका फूट फूट कर रोने लगती। आयुष जब यह सुनता है तो उसे मन ही मन राजवीर पर बहुत गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसे राजवीर जैसे लड़के बिल्कुल नहीं पसंद थे। वही वह तुरंत ही अपने हाथ बढ़ाकर अनिका को हग कर लेता है। वही अनिका को जब महसूस होता है कि राजवीर ने उसे गले लगाया हुआ है
तो वह तुरंत अपने सेंसेज में वापस आती है और राजवीर से अलग होने की कोशिश करती है। इस वक्त आयुष ने अनीका को अपनी बाहों में कसकर झगड़ा हुआ था, जिससे अनीता हिल भी नहीं पा रही थी। वह मन ही मन ये सोच रही थी कि यह राजवीर को क्या हुआ है, कहीं दिमाग पर चोट नहीं लग गई जिसकी वजह से वह ऐसा बिहेव कर रहा है। वही वह कुछ कहने वाली थी कि उसके कानों में विनाजी की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत एक दूसरे से अलग होकर खड़े हो जाते हैं। विनाजी तुरंत ही राजवीर के पास आती है और उसे कस के गले लगा लेती है, क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं था कि यह राजवीर नहीं बल्कि आयुष है। वही राजवीर के चेहरे पर अपने हाथ फिराते हुए कहती है, बेटा तुम ठीक हो ना? वही वह इतना कहकर रोने लगती है, क्योंकि उसके बाद उनके मुंह से कुछ आवाज ही नहीं निकल रही थी। वही आयुष जब देखता है कि राजवीर की मां उसे देखकर फूट फूट कर रो रही है, तो वह तुरंत ही वीणा जी को अपने गले लगा लेता है और कहता है, मां मैं ठीक हूं। मुझे आपके रहते कुछ हो सकता है क्या? वही आयुष इतना कह के वीणा जी को अपने गले लगा लेता है और अपनी नजरें पूरे वार्ड में दौड़ाता है और उसकी नजर एक जगह ठहर जाती है जहां पर अनीका खड़ी हुई थी। महेंद्र जी और बलदेव जी जब देखते हैं कि उनका बेटा अनीका को घूर घूर कर देख रहा है, तो वो दोनों अनीका और राजवीर के बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। महेंद्र जी तुरंत ही वीणा जी से कहते हैं, बहू अब कब तक ऐसे रोते रहोगी, हमें भी हमारे बच्चे से मिलने दो। वही वीणा जी जब महेंद्र जी की यह बात सुनती है तो हंसने लगती है और हंसते हंसते कहती है, आपका ही पोता है, जाइए, और इतना कहकर वो दूर हो जाती है। अभी भी वीणा जी की आंखों में आंसू थे, पर फिर भी वह हंस रही थी, क्योंकि यह खुशी के आंसू थे, क्योंकि उनका बेटा मौत के मुंह से बाहर निकल आया। आयुष एक एक करके सबसे मिल लेता है और सब लोग भी राजवीर से मिलकर बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि उन्हें अपना बेटा सही सलामत मिल गया था। इसके बाद आयुष बेड पर लेट जाता है, क्योंकि डॉक्टर ने उसको रेस्ट करने की सलाह दी थी। वही डॉक्टर भी इस वक्त बहुत ही चौंक गए थे, क्योंकि राजवीर के बचने के चांसेस कम थे और वह 100% कॉम में जा सकता था, पर यह भगवान का चमत्कार ही था जो राजवीर इस वक्त सही सलामत था। पर किसी को यह नहीं पता था कि यह राजवीर नहीं बल्कि आयुष है, जिसका राजवीर के शरीर में रीबर्थ हुआ था। वही राजवीर की आत्मा इस वक्त यहाँ पर नहीं थी, वह अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए उनके पास गई थी। वही राजवीर जब एक को सबक सिखाकर वापस अस्पताल में आता है। राजवीर जब देखता है कि उसके दादाजी और उसकी पूरी फैमिली बहुत खुश है, तो वह चौंक जाता है। वही उसे अपने दादाजी की बातें सुनाई देती है, जो कि बलदेव जी से कह रहे थे, शुक्र है भगवान का जो हमारा बेटा ठीक हो गया, अगर उसे कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता। वही रियल राजवीर जब यह सुनता है तो वह शॉक हो जाता है, क्योंकि वो तो यहाँ था, फिर वह जिंदा कैसे हो सकता है। वही वह तुरंत अपने वार्ड में जाता था। वही जब वह बोर्ड में जाता है तो उसकी आंखें फैल जाती है, क्योंकि वह समझ जाता है कि उसकी बॉडी में कोई और आत्मा घुस चुकी है। वही वह तुरंत ही आयुष के पास जाता है और उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वही आयुष भी इस वक्त राजवीर को देख सकता था। राजवीर जब आयुष को देखता है तो तुरंत ही अपना एक हाथ ऊपर करके आयुष के सर पर रख देता है। चैप्टर 7 बिजनेस टाइकून राजवीर खुराना। राजवीर की आत्मा आयुष के सामने खड़ी थी। वही आयुष राजवीर से कहता है, तुम कितने बेवकूफ हो जो इतनी प्यार करने वाली फैमिली को छोड़कर अलग रहते थे। तुमने कभी अपनी बीवी को देखा है? वह तो किसी परी से कम नहीं लगती। अगर मेरे पास ऐसी बीवी हो तो मैं दूसरी लड़कियों को आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। और क्या नाम है तुम्हारे उस गर्लफ्रेंड का? हाँ, माया। वह तो किसी चुड़ैल की तरह दिखती है। अगर उसके चेहरे पर से मेकअप हटा दिया जाए तो वह बिल्कुल भूतनी लगेगी। वही राजवीर जब आयुष की बात सुनता है तो आयुष को अपनी गुस्से भरी आंखों से देखने लगता है और कहता है, वह मेरी बीवी है, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है और अब मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और तुम उससे दूर रहना। वही आयुष जब राजवीर की बात सुनता है तो जोर जोर से हंसने लगता है। वही राजवीर तुरंत समझ जाता है कि आयुष क्यों हंस रहा है, तो राजवीर अपनी किस्मत को मन ही मन कौंसने लगता है, क्योंकि अब वह दोनों एक थे।
वह चाह कर भी अब आयुष को अपने आप से दूर नहीं कर सकता था, क्योंकि जो भी कुछ राजीव का होगा वह सब आयुष को अपने आप मिल जाएगा। वही राजवीर देखता है कि आयुष उसका मजाक उड़ा रहा है तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही आयुष से कहता है, तुम्हें पता है मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं? तुम मेरे सामने किसी चींटी के बराबर हो, मैं अगर चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं। यह कहते वक्त राजवीर अपने दांत पीस रहा था। वही आयुष जब देखता है कि राजवीर उस पर अपना रोब जमा रहा है तो तुरंत ही राजवीर से कहता है, तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। अगर मैं तुम्हारी बॉडी में ना आया होता तो तुम किसी भटकती आत्मा की तरह यहाँ वहां घूम रहे होते। तुम्हें तो मेरा थैंक यू कहना चाहिए कि मेरी वजह से तुम अब अपनी बॉडी में वापस आ पाओगे। वही हॉस्पिटल वार्ड के बाहर राजवीर के पापा बलदेव जी और उसके दादा महेंद्र जी इस वक्त वार्ड के बाहर खड़े थे और जो उनके चेहरे पर पहले परेशानी नजर आ रही थी वह अब काफी हद तक कम हो गई थी। वह एक दूसरे से राजवीर को लेकर बात कर रहे थे। वही सारे बॉडीगार्ड अस्पताल को घेर कर खड़े थे और साथ ही साथ कुछ बॉडीगार्ड हॉस्पिटल के अंदर भी थे, क्योंकि राजवीर खुराना कोई छोटा नाम नहीं था बल्कि एशिया का नंबर 1 बिजनेस टाइकून था, जिससे हर कोई उससे डरता था। अगर राजवीर से कोई पंगा लेता तो राजवीर उसे चुटकियों में बर्बाद कर देता था। साथ ही साथ राजवीर भले ही सबसे नॉर्मली बात करता हो और हमेशा मुस्कुराता हुआ रहता हो, पर अगर उसे कोई चीज अपने आंखों में खटक जाए तो वह उसको बर्बाद कर देता है, क्योंकि राजवीर हमेशा खुश रहता था और साथ ही साथ एक प्लेबॉय था और सारी लड़कियों के साथ हमेशा फ्लर्ट करता रहता था। पर जब उसकी मुलाकात माया से हुई तो माया उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है, जिसकी वजह से राजवीर को माया के अलावा कुछ नहीं दिखता था, क्योंकि उसे लगता था कि माया उसे बहुत प्यार करती है और वह माया के कारण ही अपने परिवार से दूर रहता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसका परिवार उससे प्यार नहीं करता, क्योंकि उसके परिवार ने उसकी शादी एक अनाथ लड़की से करा दी थी और साथ ही साथ उसका यह मानना था कि उस लड़की ने सिर्फ उसके पैसों के लिए उसे शादी की थी, क्योंकि उसको भी बाकी लड़कियों की तरह उसकी दौलत और शोहरत में इंटरेस्ट है। वही माया पहले राजवीर के सामने अच्छा होने का नाटक करती थी और जब राजवीर उसे अपने पैसे देता था तो वह उसे साफ साफ मना कर देती थी, क्योंकि वह राजवीर के नजरों में ऊपर उठना चाहती थी। राजवीर की शादी तो कब की हो गई थी, पर राजवीर कभी घर नहीं जाता था, क्योंकि उसको शादी होने या ना होने से राजवीर को कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर जब उसकी जिंदगी में माया आई तो वह अनिका से डिवोर्स लेने के लिए अनिका को परेशान करने लगा, क्योंकि वह खुद तो अनिका को डाइवोर्स नहीं दे सकता था। अगर उसने अनिका को डाइवोर्स दे दिया तो उसके दादाजी उसको अपनी पूरी जायदाद से बेदखल कर देंगे, क्योंकि सारे खुराना फैमिली में उसके दादाजी महेंद्र जी की चलती थी और राजवीर भी अपने पिताजी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह उनकी बात नहीं टाल सकता था। पर वह अनिका को तो मजबूर कर ही सकता था खुद डाइवोर्स देने के लिए, इसलिए वह रोज रोज कोई ना कोई बहाने से अनिका को परेशान करता था। राजवीर दिखने में बहुत ही हैंडसम था, साथ ही साथ उसकी हाइट 6 फीट की थी और उसे कोई लड़की देख ले तो उसको देखकर पागल हो जाए, क्योंकि उसकी आंखें ब्राउन कलर की थी। साथ ही साथ वह अपने लुक्स को लेकर काफी पजेसिव था, इसलिए वह हमेशा अपनी डाइट मेंटेन करता था, जिसे उसका शरीर पूरा लोहे की तरह हो गया था। साथ ही साथ उसके 8 पैक एब्स उसे और भी अट्रैक्टिव बनाते थे और उसका शरीर गठीला था, जिससे वह आयरन मैन की तरह दिखता था। फिल्म इंडस्ट्री की हर लड़की उसके साथ अपना नाम जोड़ना चाहती थी, पर राजवीर वही लड़की पसंद करता था जो उसे पसंद आए। अगर कोई लड़की उसे पसंद आ जाए तो वह उसे किसी भी हालत में अपना बना लेता था, पर अगर कोई लड़की उसे सामने से उसे सिड्यूस करे तो वह उसे किसी कचरे की तरह बिना उसे यूज किए फेंक देता था, क्योंकि उसे यह नहीं पसंद था कि कोई अपना डिसीजन उसे पर थोपे। इसलिए उसे अनिका से चीड़ होती थी कि उसे लगता था कि अनिका बाकी लड़कियों की तरह है। वही बड़े से मेंशन के एक कमरे में एक लड़की अंधेरे कमरे में बैठी हुई थी और वह अपना सर अपने घुटनों में छुपाए सुबक सुबक के रो रही थी। वह अपनी किस्मत को कोस रही थी, क्योंकि उसके नसीब में पहले से ही अनाथ होना लिखा था। साथ ही साथ उसको लगा था कि राजवीर से शादी हो जाएगी तो उसको पूरा परिवार मिल जाएगा,
इसलिए उसने हंसी खुशी राजवीर से शादी के लिए हाँ कर दी थी और साथ ही साथ एक और कारण था जिससे वह राजवीर से शादी करने के लिए मजबूर थी। आगे की स्टोरी के लिए बने रहे स्टोरी वाला बॉक्स पर।